Every day, I get to wake up in the best place on earth. Holland, Michigan. Good morning. Yoo-hoo. Hey, Nance. It's just perfect. It's a one night though. Everything okay? You feel safe here. This is really super tonight, Nance. Did you do something different? आज की हमारी कहानी का आगाज़ एक नैन्सी नामी लड़की से होता है जो हॉलैंड में अपने ख़ानदान के साथ भरपूर ज़िंदगी गुजार रही थी। अचानक उसे लगता है कि उसका शौहर उससे कुछ छुपा रहा है और उसे उस पर शक होना शुरू हो जाता है। असल में कपड़े धोते हुए उसे अपने शौहर की जेब से एक नोट मिलता है जिस पर एक लड़की का नाम लिखा हुआ था। जब वो किसी काम से अपने शौहर के दफ्तर जाती है तो वो हॉलैंड शहर का एक पूरा मॉडल देखती है जिस पर सिर्फ चंद घर बने हुए थे और इनसे जुड़ी सड़कें तामीर की गई थीं। नैन्सी ने सोचा कि इस मॉडल की आखिर इसको क्या ज़रूरत है क्योंकि वो आंखों का डॉक्टर है। अब इसे यकीन हो गया था फेरड जो कि इसका शौहर था इससे कुछ छुपा रहा है। नैन्सी जो खुद एक टीचर थी इसने अपने साथी डेव से अपने शौहर के बारे में बात की और इसे बताया कि मुझे इस पर शक है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो मुझसे क्या छुपा रहा है और इस सारे मामले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डेव ने फ़िलहाल इनकार कर दिया, कहा कि ये इसका ज़ाती मामला है और इसमें शामिल नहीं होना चाहता। नैन्सी घर आई और खाना बनाते हुए भी इसे इतना गुस्सा था कि इसका सारा खाना ख़राब हो गया और कहीं ना कहीं फेरड ने भी इसके गुस्से को महसूस कर लिया था। खाने की मेज़ पर इसने नैन्सी से कहा, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ़ कर दो, हम अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकते हैं। नैन्सी ने इसे बिल्कुल भी शक ना होने दिया कि इसे फेरड पर कोई शक है। तो फिर फेरड ऐसी बातें क्यों कर रहा है? इसका दिमाग पागल हो रहा था। जब सब सो गए तो वो गैलरी में गई जहाँ फेरड का सामान रखा हुआ था और यहाँ इसे एक कैमरा मिला जो फेरड ने छुपा रखा था। इसे और भी परेशानी हुई कि फेरड को कैमरे की क्या ज़रूरत थी। अगर इसके पास कैमरा था तो इसने क्यों छुपाया। ये सब चेक करते हुए इसे अचानक अपने घर के बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई दी। खौफ से इसने एक हथौड़ा उठा लिया और बाहर चेक करने गई तो इसने देखा कि इसके कूड़ेदान में एक रैबिट है जिसे देखते वहाँ से भाग गया। पीछे मुड़कर देखा तो इसके घर में एक लाइट जल रही थी जहाँ इसने फेरड के कमरे के साथ एक लड़की का साया भी देखा। इसी दौरान इसने देखा कि इसका बेटा भी घर से बाहर आया है जो त्यौहार के कपड़े पहने हुए जंगल की तरफ भाग रहा था। वो अपने बेटे के पीछे भागी है और पीछा करते करते एक सड़क पर पहुंची जहां इसके पांव तले बहुत सी लाशें आ गई। अगले ही लम्हे तमाम लाशें गायब हो गईं और नैन्सी पानी में डूबने लगी और अचानक इसकी आंख खुल गई। जो कुछ इसने अभी देखा था खाना बनाने से लेकर डूबने तक दरअसल नैन्सी का ख्वाब था और इसे ऐसे ख्वाब इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो सारा दिन फेरड के बारे में सोचती रहती थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नैन्सी दोबारा डेव से एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं और इसे बताती है कि अब मेरा शक और भी यकीन में बदल रहा है कि फेरड किसी और के साथ ताल्लुकात रखता है। मेहरबानी करके मेरी मदद करो, मैं इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। डेव अब भी इसमें नहीं पड़ना चाहता था लेकिन जैसे ही नैन्सी ने इसका हाथ पकड़ा वो पिघल गया और इसकी बात मानने पर राज़ी हो गया क्योंकि अंदर ही अंदर वो भी नैन्सी को पसंद करता था। इसने नैन्सी से पूछा, मैं क्या करूँ? नैन्सी ने कहा, यह बहुत आसान है, तुम सिर्फ चेकअप के बहाने इसके पास जाओ, फिर बाथरूम इस्तेमाल करने के बहाने इसकी खिड़की को खोल दो जहाँ से हम रात को इसके क्लिनिक में जाकर तहकीकात कर सकते हैं। नैन्सी के कहने पर डेव फेरड के पास अपनी आंखों का चेकअप करवाने गया जिसमें कोई मसला नहीं था। यहाँ फेरड ने डेव से पूछा, क्या आप भी टीचर हैं और इसी स्कूल में जहाँ नैन्सी भी पढ़ाती है? नैन्सी का नाम सुनकर डेव डर गया और इसने फेरड से कहा, मैं बहुत शर्मीला हूँ, मैं किसी दूसरे टीचर से नहीं मिलता इसलिए किसी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। डेव का खौफ बढ़ रहा था, वो वहाँ से जाना चाहता था लेकिन फेरड ने इसे रोक लिया और इसकी आंखों में कतरे डाल दिए। अब इसे थोड़ी देर इंतज़ार करना था ताकि फेरड इसे दोबारा चेक कर सके। लेकिन जैसे ही फेरड बाहर गया डेव उठा और वहाँ से भागने लगा। रास्ते में इसे एक पुलिस ऑफिसर नज़र आया जिसे देखकर वो और डर गया जैसे ये किसी कत्ल का मुर्तकिब हो। वो भागकर बाथरूम में चला गया। फिर नैन्सी के कहने पर इसने बाथरूम की खिड़की खोल दी और वहाँ एक कागज़ का टुकड़ा रख दिया ताकि रात को खिड़की बंद ना हो। अपना काम पूरा करने के बाद वो फ़ौरन वहाँ से भाग निकला। हालांकि फेरड के असिस्टेंट ने इसे बताया कि इसका चेकअप मुकम्मल नहीं हुआ, इसकी आंखों में कुछ कतरे थे जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रहा था। इसी दौरान इसका एक्सीडेंट भी हो गया लेकिन फिर भी वो नैन्सी की गाड़ी तक पहुँच गया। डेव बहुत डरा हुआ था। इसने नैन्सी से कहा क्या वो इसकी मदद नहीं करेगा। नैन्सी फिर भी इसका बहुत शुक्रगुजार थी कि इसने अपनी जान खतरे में डालकर इसकी इतनी मदद की। यहाँ जज्बात में बह कर वो एक दूसरे के करीब आ गए और फिर ये इंकशाफ हुआ कि सिर्फ डेव ही नहीं बल्कि नैन्सी को भी डेव पसंद आने लगा था। अब रात को इन्हें अपना मिशन पूरा करना था, यानी नैन्सी को फेरड के क्लिनिक की छानबीन करनी थी।
इसलिए इसने फेरेड से बहाना बनाया कि वो अपनी दोस्त के घर नाइट पार्टी में जा रही है। हालांकि वो डेव के साथ फेरेड के क्लिनिक जा रही थी। जैसे वो क्लिनिक पहुंचे वो बाथरूम के रास्ते क्लिनिक में दाखिल हुए। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेरेड को इसी औरत का फ़ोन आता है जिसके घर जाने के बहाने नैन्सी घर से निकली थी। यहाँ नैन्सी का राज अफशा होने वाला था। इस खातून के बेटे की आंखों में बहुत शदीद इन्फेक्शन था, इसलिए इसने फेरेड को फ़ौरन क्लिनिक आने को कहा और वो अपने बेटे को भी साथ लेके आ रही थी। फेरेड अपने बेटे को घर पर अकेला छोड़कर अपने क्लिनिक चला गया। क्लिनिक में हम नैन्सी को देखते हैं जो फेरेड के पास बहुत से डेबिट कार्ड देखती है जिनमें से एक का नंबर नोट कर लेती है। इसके अलावा इसे यहाँ एक एल्बम भी मिलता है जिसमें घरों की बहुत सारी तस्वीरें थी। ये तमाम तस्वीरें इसी कैमरे से खींची गई थी जो फेरेड छुपाता था। और इससे पहले कि वो मज़ीद तहकीकात करती है इसे डेव का फ़ोन आता है कि फेरेड बाहर आ गया है। ये सुनकर वो चौंक जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से इसके कान की बाली फेरेड के मॉडल पर भी गिर जाती है। यहाँ फेरेड इस लड़के का चेकअप करना शुरू करता है जिसके लिए वो क्लिनिक आया था। इसके बाद वो इस खातून से पूछता है तुम और नैन्सी कैसे एंजॉय कर रहे हो, जिस पर वह खातून कहती है कि नैन्सी मेरे घर तो आई नहीं। फेरेड समझ गया कि नैन्सी इससे झूठ बोल रही थी। अब हम नैन्सी को डेव के घर देखते हैं। वो एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। यहाँ जब फेरेड अपने क्लिनिक के खुफिया कमरे में जाता है जहाँ मॉडल रखा हुआ था तो इसे नैन्सी के कान की बालियाँ मिलती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि नैन्सी यहाँ आई थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन फिर डेव के घर से कोई बाहर आया। ये वो तलबा थे जो डेव को धमकी देने आए थे क्योंकि डेव ने इन्हें सजा दी थी। इसके बाद डेव नैन्सी के पास आता है और इसे बताता है कि वो छुप छुपाते ज़िंदगी गुजारने से थक चुका है। अगर वो इसके साथ रहना चाहती है तो इसे अपने शोहर से तलाक लेनी होगी। ये सुनकर नैन्सी कहती है नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं कर सकती, मैं फेरेड से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, अगर ये साबित हो जाए कि फेरेड मुझे धोखा दे रहा है तो मैं इसे तलाक देकर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। लेकिन फिर भी एक मसला है, फेरेड की माली हालत मेरी निस्बत बहुत बेहतर है। अगर हम तलाक ले लें तो मेरे बेटे की कस्टडी इसे मिल सकती है और मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। बहरहाल अब नैन्सी अपने घर वापस आती है और सो जाती है। रात को इसे फिर एक ख्वाब आता है जिसमें वो अपने बेटे को अपने से दूर जाते देखती है। खौफ से इसकी आंख खुलती है तो देखती है कि फेरेड इसके पाँव के पास बैठा है। फेरेड इसे पूछता है तुम्हारी रात की पार्टी कैसी रही। नैन्सी झूठ बोलती है कि बहुत अच्छी थी। फेरेड इसे ये नहीं बताता कि इसने इसका झूठ पकड़ लिया है। अब नैन्सी अपने मिशन पर वापस आ गई। जो डेबिट कार्ड इसने इस फेरेड के ऑफिस से लिया था इसके मालूमात हासिल करने लगती हैं और इसे पता चला कि हाल ही में इस डेबिट कार्ड से एक बहुत महंगा गिफ्ट खरीदा गया था। जब वो कमरे में आई तो इसे अपने मेज़ पर एक तोहफा नज़र आया। क्या फेरेड ने ये तोहफा इसके लिए ख़रीदा था? ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और यहाँ फेरेड इसके खोए हुए कानों की बाली से वापस देता है और कहता है परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फेरेड के अल्फाज इसे बहुत अच्छे लगे। कुछ दिनों बाद नैन्सी के दफ्तर में एक पार्टी थी जिसमें वो दोनों मौजूद थे। यहाँ इसे डेव की सोबत बहुत अच्छी लगी, यहाँ तक कि जब वो घर वापस आई तो वो डेव के मतलब सोचने लगी। अब वो डेव की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हो रही थी। इसने डेव को फ़ोन किया और कहा डेव तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें फेरेड से मिलना होगा और इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे जिनकी बुनियाद पर मैं इससे तलाक ले सकूँ, फिर हम दोबारा मिल सकेंगे। ये सब सुनकर डेव ने भी इसकी मदद करने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी। अगले दिन वो अपने मिशन पर निकल पड़े और फेरेड का पीछा करने लगे। यहाँ इन्हें पता चला कि फेरेड ने आज होटल का एक कमरा बुक करवाया था। उन्होंने मंसूबा बनाया कि डेव फेरेड को मशगूल रखेगा जबकि नैन्सी ऊपर जाकर इसके कमरे की तलाशी लेगी। जब नैन्सी ऊपर कमरे में गई तो इसे बहुत अजीब चीज़ें मिली जैसे हैंडकफ वगैरह। वो सोचने लगी कि फेरेड को इन चीज़ों की क्या ज़रूरत थी। यहाँ डेव भी फेरेड को रोकने में नाकाम रहा था, इसलिए इसने फ़ौरन नैन्सी को फ़ोन किया और नैन्सी भी कमरे से बाहर आ गई। डेव के मुताबिक ये तमाम चीज़ें फेरेड के किसी मुआशके की निशानदही कर रही थीं। डेव ने इसे कहा अब हम सिर्फ एक कदम दूर हैं, हमें सिर्फ इसकी गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीर खींचनी है, फिर तुम इसे तलाक दे सकती हो और हम इकट्ठे हो सकते हैं। नैन्सी भी इस पर राज़ी होगी और अपने घर वापस चली गई। नैन्सी ने दोबारा फेरेड के मॉडल को देखा। इसे एक फ़ाइल मिली जिसमें इन तमाम घरों के ब्लू प्रिंट्स हैं। इसे ये बहुत अजीब लगा। इसने फ़ौरन इन घरों के बारे में तहकीकात शुरू की और इसे पता चला कि इन तमाम घरों में कोई ना कोई एक औरत कत्ल हुई थी और इसके कातिल को कोई भी नहीं ढूंढ सका था। खेल वाजे हो चुका था, फेरेड एक सीरियल किलर था। जब नैन्सी अपने काम में मसरूफ़ थी तो डेव फेरेड की गाड़ी का पीछा करता है। वो जंगल के करीब एक घर तक पहुंचा जहां एक लड़की फेरेड से मिलने आई थी। ये बेहतरीन मौका था। डेव ने फ़ौरन अपना कैमरा निकाला और जब फेरेड इस लड़की से मिल रहा था तो इसकी तस्वीरें खींच ली। मज़ीद सबूत जमा करने के लिए डेव इस घर के अंदर चला गया। अभी वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसने देखा कि फेरेड इस लड़की के करीब नहीं जा रहा था, बल्कि इसने इस लड़की को बांध रखा था और इसका गला चाकू से काट दिया था। लड़की का खून तेज़ी से बह रहा था और वो मरने वाली थी। डेव ये सब देखकर शदीद सदमे में था, वो हिल भी नहीं सकता था। इसी दौरान फेरेड की नज़र इस पर पड़ गई।
अब फेरेड इसे भी मार देना चाहता था। फेरेड ने चाकू से इसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए डेव खिड़की से बाहर कूद गया। फेरेड इसे मारने के लिए बाहर आया और इसे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नैन्सी के साथ ताल्लुकात हैं और तुम नैन्सी के साथ मिलकर मेरा पीछा कर रहे हो। ये सुनकर डेव और भी डर गया। इसे मालूम था कि फेरेड इसे जाने नहीं देगा। वो झील के किनारे तक भागा। वहाँ एक कश्ती थी जिसे खोलने लगा ताकि इसके ज़रिए भाग सके, लेकिन फेरेड ने इसे पीछे से पकड़ लिया और इसे गला घोंटकर मारने ही वाला था कि डेव ने चाकू उठाकर फेरेड के पेट में घोंप दिया, जिसकी वजह से फेरेड पानी में गिर गया और आखिरकार डेव बच गया। अब डेव का ख्याल था कि इसने फेरेड को मार डाला है और कहानी यहीं पे ख़त्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही सुबह हुई और वापस शहर आ गया तो इसने अपने खून आलूद कपड़े जला दिए जिन पर फेरेड का खून लगा हुआ था। इसने देखा कि रात में नैन्सी ने इसे बहुत सारी कॉल की थी। वो डेव को फेरेड के बारे में सच बताना चाहती थी, लेकिन जब डेव इसके पास पहुंचा और इसे और ही कहानी सुनाई, डेव ने कहा कि इसने फेरेड को रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसकी तस्वीरें भी खींच रही थी। फिर इसने फेरेड को ये तस्वीरें दिखाई और कहा अगर वो अपनी भलाई चाहता है तो नैन्सी को छोड़ दे। फेरेड ने भी अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए हाँ कर दी। अब वो इनके रास्ते से हट चुका है। नैन्सी बहुत हैरान थी क्योंकि फेरेड तो इसे मोहब्बत के दावे करता था, वो इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था। डेव ने कहा कि बस ऐसा ही हुआ। अब नैन्सी ने डेव पर भरोसा कर लिया था। वो डेव के साथ रहने लगी। नैन्सी को खौफ था कि किसी न किसी दिन फेरेड वापस आएगा और इसे भी इन लड़कियों की तरह मार डालेगा। दूसरी तरफ डेव की ज़हनी हालत भी ख़राब हो रही थी क्योंकि वो इसके कत्ल के ख्वाब देखता रहता था जो इसने किया था। कुछ दिनों बाद हॉलैंड में एक त्यौहार मुनक्किद होता है जिसमें नैन्सी अपने बेटे को लेकर गई थी। इसके दोस्तों ने इससे इसके शोहर के बारे में पूछा तो नैन्सी ने कहा कि वो छुट्टी पर है और एक और दोस्त ने कहा कि वो अभी तक नहीं आया, लेकिन मैंने इसे त्यौहार में तो देखा है। ये सुनकर नैन्सी डर गई। खौफ से इसका दिमाग चकरा गया। जब इसने इधर उधर देखा तो इसकी नज़र फेरेड पर पड़ी। अब वो सहम गई और अपने बेटे को ढूंढने लगी। जब नैन्सी को इसका बेटा नज़र ना आया तो वो परेशान होकर और इसे तलाश करने लगी। यहाँ इसकी मुलाकात डेव से भी होती है जो एक रिवॉल्वर लेकर आया था। नैन्सी समझ गई थी कि डेव अब इसके बेटे को भी मारना चाहता है ताकि नैन्सी पूरी की पूरी इसकी हो जाए। वो डेव पर बहुत गुस्सा हुई और अपने बेटे को लेकर वापस घर आ गई। डेव भी इसके पीछे आ गया। इसने फैसला किया कि वो नैन्सी को सच बताएगा। डेव ने कहा जब मैं फेरेड का पीछा कर रहा तो मैंने एक खौफनाक मंजर देखा। वो लड़की जिसके साथ फेरेड था वो इसके करीब नहीं गया बल्कि इसने इसका गला काट दिया था। मैंने ये सब देख लिया था। जब फेरेड को पता चला तो वो मेरे पीछे भागा। हम झील तक पहुंच गए। फेरेड मुझे मारने ही वाला था कि मैंने इसे चाकू से मार दिया। वो पानी में गिर गया। नैन्सी ये सुनकर शदीद सदमे में चली गई। इसने कहा वो मरा नहीं है, वो वापस आ गया है। वो एक सीरियल किलर है, वो इतनी आसानी से नहीं मार सकता। डेव को यकीन नहीं आ रहा था कि फेरेड अब तक जिंदा कैसे है। इसे लगा कि नैन्सी फेरेड को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन डेव इस सब से थक चुका था। इसने फैसला किया कि वो पुलिस के सामने सरेंडर कर देगा। वो पुलिस को फ़ोन करने ही वाला था कि नैन्सी ने फ़ोन छीन लिया और इसे धक्का दे दिया, जिससे डेव का सर जख्मी हो गया। इसने डेव से बंदूक छीन ली और कहा डरो मत। वो बाहर गई तो फेरेड वहाँ खड़ा था। इसके साथ इसका बेटा भी था। फेरेड ने कहा जो कुछ तुम जानती हो इसे भूल जाओ, हम दोबारा ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। इस बार भी नैन्सी ने इसकी बात मान ली। वो अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में जाते हुए इसे फेरेड के इरादों पर शक हुआ। उसने बंदूक फेरेड पर तान ली और अपने बेटे को भागने को कहा। जैसे इसका बेटा बाहर निकला इसने फेरेड पर गोली चला दी। गोली फेरेड को नहीं लगती, जबकि इसके कान को हल्का सा जख्मी करके आगे गुजर जाती है। फेरेड गुस्से से बेकाबू हो चुका था। वो नैन्सी को मारने ही वाला था कि नैन्सी का बेटा वापस आया और इसने इसे धक्का दे दिया। नैन्सी ने अपने जूते उतारे और इसके सर पर ज़ोर ज़ोर से मारने शुरू कर दिए। इसने इतनी बार मारा कि फेरेड मर गया। फेरेड को मारने के बाद नैन्सी ने अपने बेटे को गले लगाया और सुकून का सांस लिया। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बताया जाता है कि नैन्सी और डेव ने शादी कर दी और एक खुशगवार ख़ानदान की तरह रहने लगे हैं। यहाँ पे हमारी फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। पसंद करने और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया।